अब हम वैदिक काल देखेंगे। क्या देखेंगे? वैदिक काल। आप लोग अग्निपथ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव ने। हमने इससे पहले हड़प्पा सभ्यता को समाप्त किया था, पूरा किया था, और अब हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि वैदिक काल क्या होता है। अगर हमें वैदिक काल के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले यह पढ़ना होगा वैदिक शब्द क्या है। ये जो वैदिक शब्द है, वैदिक शब्द ये किससे मिलकर बना है? किससे बना है? मतलब वैदिक शब्द वेद से बना होता है। किससे बना होता है? ये वेद। वेद मूल शब्द है और वेद से क्या बना होता है? वैदिक बना होता है। जो वैदिक वेद से बना होता है तो इसका अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। अर्थात जिस पर ज्ञान है वही वेद है। अगर मैं ज्ञानी हूं तो मैं वेद हूं, तुम ज्ञानी हो तो तुम वेद हो। वेद कोई किताब नहीं है, ज्ञान ही वेद है। क्या है? ज्ञान ही वेद है। अज्ञान अवेद है। इसलिए वेद क्या है? प्रमाणित माने जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ज्ञान की बात करते हैं। अब जो वैदिक काल है उसको हम आर्य काल, आर्य सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्य सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है उसके संस्थापक कौन थे? आर्य लोग थे। कौन लोग थे? आर्य लोग थे। यहां पर आर्य का मतलब क्या है? यहां पर आर्य जाति सूचक शब्द नहीं है। क्या नहीं है? जाति सूचक शब्द नहीं है, बल्कि क्या है? ये भाषा सूचक शब्द है। अब मैं इसका मतलब समझाऊंगा क्या होता है। पहले तो जाति सूचक शब्द का मतलब कास्ट सूचक, कास्ट को इंडिकेट नहीं करता, बल्कि ये लैंग्वेज को इंडिकेट करता है। लिटरेचर का शब्द है। ये कैसा शब्द है? लिटरेचर का शब्द है। जाति का मतलब क्या होता है? कोई जैसे हम कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई ओझा है, कोई आपका प्रजापति है। ये सब क्या है? जाति सूचक शब्द हैं। आपने अगर महाभारत देखा हो तो उसमें क्या कहती थी? जो अपनी जो पत्नियां होती थी वो पति से आर्य कहती थी। क्या कहती थी? आर्य। और माएं अपने पुत्र से आर्य पुत्र कहती थी। आप समझो पतियों के जो दिमाग खराब हुए महाभारत से हुए हैं। और मैं इसका कारण क्यों बताऊं? क्योंकि आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अब अगर आप बैल से श्रेष्ठ कहोगे तो क्या होगा? दिमाग खराब नहीं होगा उसका? होगा नहीं होगा? और पति कौन होता है? बैल होता है। और बैल से महाभारत में क्या कहा जाता? श्रेष्ठ। जो आर्य पुत्र, जो आर्य, तो श्रेष्ठ। दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया? आर्य श्रेष्ठ होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जो श्रेष्ठ है, जो स्वतंत्र है। अगर मैं आपसे कहूं आप आर्य हैं तो क्या कहेंगे? मतलब क्या है? आप श्रेष्ठ हैं। लेकिन आप ये लोग मुझे मौका कभी दे ही नहीं पाते कि मैं आपसे आर्य कह सकूं। मैं तो आपसे हमेशा पता नहीं क्या क्या कहता हूं कि यहां से गिर जाओ, वहां से गिर जाओ, कूद लो, मर जाओ। क्यों? क्योंकि आप लोग काम में ऐसे करते हो कि पढ़ते ही नहीं हो, बहाने और मारते हो कि ये हो गया सर, वो हो गया सर। अभिजात्य, कुलीन, ये सब क्या? उदात्त, ये सब आर्य के शब्द हैं। क्या है? आर्य के शब्द हैं। अब आप समझिए वैदिक काल को पढ़ना है तो वैदिक काल को दो भागों में पढ़ सकते हैं। पहले तो वैदिक काल की जानकारी हमें मिलती किससे है? अगर हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए वैदिक साहित्य से, किससे मिलेगी? वैदिक साहित्य से मिलेगी। कारण क्या है? वैदिक साहित्य से ही जानकारी क्यों मिलती है? क्योंकि इससे पहले हड़प्पा सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को हम नगरी सभ्यता कहते थे। क्या कहते थे? नगरी सभ्यता। क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े भवन, विशाल स्नानागार, अन्नागार बनाए थे। बहुत बड़े बड़े शहरों का निर्माण किया था। उनमें कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, बनावली, ऐसे शहरों का वो निर्माण कर रहे थे। लेकिन जब वैदिक सभ्यता आई तो उसे हम ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। ग्रामीण सभ्यता का मतलब क्या है? ये लोग गांव में रहते थे। अब गांव में लोग महल बना के तो रहेंगे नहीं। क्या बना के रहते हैं? झोंपड़ी या छोटा सा मकान, कच्चा मकान। अब जो बताओ कच्चा मकान या झोंपड़ी बनी होगी वो 200-250 साल बाद रहेगी क्या? खत्म, मिट्टी मिल जाएगी। इसलिए इनके पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसलिए हमें इनकी जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। और वैदिक साहित्य के बारे में इनके पर्याप्त लिखा हुआ है, जिससे हम हड़प्पा सभ्यता से अधिक इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। अब वैदिक साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम उसके आधार पर देखें तो हम कह सकते हैं पूर्व वैदिक काल,
और इसको बांट सकते हैं उत्तर वैदिक काल। किसके से? पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांट सकते हैं। पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद से प्राप्त होती है। इसके अलावा ऋग्वेद से तो प्राप्त होगी। तो मतलब पूर्व वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इन दोनों में अंतर इसलिए रखा गया कि यहां पर जो था, यहां से यहां पर कुछ परिवर्तन आ गए। क्या आ गए? परिवर्तन आ गए। जैसे मैं आपको बताऊं, वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं दिखती है। जब पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का अंत चल रहा था, उस समय 10वां मंडल लिखा गया, उसमें एक पुरुष सूक्त लिखा गया। पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का, ये मैं सब आगे पढ़ाऊंगा वैसे तो, लेकिन आपको समझाने के 4 वर्णों का उल्लेख किया गया पहली बार। और वो वर्ण भी जो हैं, वो वर्ण का मतलब 2 होता है। एक तो होता है रंग, कलर। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण की इंग्लिश नहीं करें आप, तो वर्ण को आप ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये आर्यों ने यूज किया। वर्ण का मतलब होता है रंग या कलर, और एक वर्ण का मतलब होता है व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। अब इन्होंने क्या किया? रंग के आधार पर 2 भागों में बांटा, आर्य और अनार्य। आर्य जो गोरे, अनार्य जो काले। आप समझ लो, आप में से कौन कौन आर्य और कौन कौन अनार्य है, और कौन कौन मिक्स हो चुका है। और दूसरा क्या है? व्यवसाय के आधार पर इन्होंने बांटा, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस प्रकार बांटा। इसमें ये 10वें मंडल में जिक्र किया जा रहा है, लेकिन यहां पर भी कर्म के आधार पर था। आप सब जिस जाति में जन्मे हैं, वो किसके आधार पर है? जन्म के आधार पर है। लेकिन ये किसके आधार पर? कर्म के आधार पर था। किसके आधार पर था? जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी जाति का माना जाएगा। धीमे 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 क्या हुआ? इसमें स्थायित्व आया। जो कर्म के आधार पर जाति थी, वो जन्म के आधार पर जाति बन गई, और फिर वर्ण बन गए। वर्ण से क्या बनी? जाति बनी। जाति से उपजाति बनी। उपजाति से पता नहीं क्या क्या बन गया। आज तो आज ब्राह्मणों में इतनी जातियां हैं, प्रजापतियों में, ठाकुरों में इतनी जातियां हैं, उनके अंतर गोत्र हैं, और लोग जातियों के नाम पर गर्व महसूस भी करते हैं। लेकिन सत्य बताऊं मैं, आप केवल अपने माँ बाप के यहाँ तुक्के से पैदा हुए हो। हाँ भाई, आपका क्या हाथ था आपके जन्म लेने में? कोई हाथ था क्या? आपकी मम्मी की शादी आपके पापा से ना होकर किसी और से हो जाती, तो आपका जन्म होता? कुछ अलग ही प्रोडक्शन बनता ना फिर तो। भाई आपका तो नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या है? आपका जन्म तुक्के से हुआ है। आपका जो नाम रखा गया, वो भी आपने नहीं रखा। सही बात है क्या नहीं? हाँ, आप जिस मकान में रहते हो वो भी नहीं है। आपने अपने माँ बाप चुने क्या? चुनने का अधिकार हमें केवल एक ही व्यक्ति का होता है, और भारतीय समाज में उसका भी नहीं है। वो भी जो बैल हमें चुनना पड़ता है, या वो, हाँ, वो भी कैसे होता है? वो भी माँ बाप चुनते हैं। देखो, शादी में क्या होता है? लड़की के पसंद का मैरिज होम, लड़की के पसंद की ड्रेस, लड़की के पसंद के खाना, लेकिन एक ही जो पसंद का नहीं होता, वो नहीं होता बैल। नहीं, अभी भी कुछ जगह है, अभी नहीं है, हर जगह नहीं है। जहां तक जगह नहीं है अभी भी, आप सोचो लड़की एकदम गोरी होती है, और जब लड़की पलट के उस लड़के को देखती है स्टेज पर, तो उसका मूड खराब हो जाता है। फिर वो ऐसा मुंह बना के बैठती है, कहती बेटा शर्म आ रही है क्या? हमारी लड़की बहुत शर्माती है। वो अंदर से कह रही है कि तुम मुझे छोड़ दो तो कूटी दूं लड़ने को, बगल वाले को। तो आप समझ रहे हो? तो वर्ण व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। यदि हम अब बात करें ऋग्वैदिक काल, तो हम क्या चालू करेंगे? अब ऋग्वैदिक काल। अब हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी, मतलब बीसी को ईसा पूर्व कहते हैं, अर्थात 1 ईस्वी से 1500 साल पहले अगर हम जाएं तो 1000 बीसी का मतलब क्या हो जाएगा? 3023 साल पहले, क्योंकि अभी चल रही है 2023। इसका मतलब अब हम पढ़ेंगे इसमें जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत मैंने इतिहास के आरंभ में पढ़ाए थे, और इससे पहले भी आपसे कहा था कि जानकारी के 2 तरह के स्रोत हो सकते हैं। एक हो सकते हैं पुरातात्विक स्रोत। क्या हो सकते हैं? पुरातात्विक स्रोत। और एक हो सकते हैं साहित्यिक स्रोत। क्या हो सकते हैं?
जानकारी के दो स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को आर्चियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। क्या आप मुझे बताइए, पुरातात्विक या आर्चियोलॉजिकल जो सोर्स होते हैं उनमें मैंने कौन कौन से लगाए थे? एक लगाया कस्सी अभिलेख, इसकी इंग्लिश नहीं हो सकती, कस्सी अभिलेख। कस्सी एक नाम है, कस्सी अभिलेख। एक लिखाया था बोगज कोई अभिलेख। अभिलेख का मतलब जानते हो क्या होता है? अभिलेख का मतलब होता है कोई भी लिखा हुआ सोर्स। समझ में आ गया? कोई भी लिखा हुआ सोर्स, रिटेन सोर्स होता है उसे कस्सी। अब कस्सी अभिलेख क्या है? पत्थर है, एक पत्थर पर क्या है? कुछ लिख दिया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलेख। कस्सी अभिलेख कितने ईसा पूर्व का है? 1600 ईसा पूर्व का। कितने का है? 1600 ईसा पूर्व का है। वहीं बोगज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का है। कस्सी अभिलेख में क्या 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 पता चलता है कि आर्यों की, जो ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई। इसमें क्या लिखा है? ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। ठीक। और बोगज कोई अभिलेख में क्या लिखा है? हित्ती नरेश, और कौन सा नरेश था? हित्ती नरेश और मितवन्नी राजा, हित्ती राजा और मितवन्नी राजा के बीच एक संधि हुई थी। उस संधि में क्या किया गया था? जो आपके वैदिक देवता हैं, कौन है वैदिक देवता? इंद्र, वरुण, नासत्य, इनकी शपथ खाई गई थी कि हम इंद्र की शपथ खाते हैं कि आपस में नहीं लड़ेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इंद्र टपक जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। भगवान की कसम खा लेते हैं लोग कि भगवान की कसम मैं नहीं करूंगा, इसमें बड़ा रिस्क। अरे होगा जो भगवान को होगा, अरे होगा किसे होगा? ये शंकर जी कसम मैं नहीं हूं, और शंकर जी ने कहा पिया अमृत पिया है, तो बस सेफ ऑप्शन है बिल्कुल वो। तो बोगज कोई अभिलेख हो गया। इसके अलावा चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वॉर्स, तो जो बर्तन होते हैं मिले हैं, क्या मिले? चित्रित मतलब पेंटेड धूसर ग्रे मृदभांड मतलब पॉट। मृदभांड मतलब हिंदी में मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, इंग्लिश में से पॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉट। ठीक है। जैसे हमारा मटका है, वो क्या है? जो बाहर वाला रखा, वो जो बाहर वाला मटका है वो क्या है? चित्रित धूसर मृदभांड है। इसे इंग्लिश शॉर्ट में PGW क्या कहते हैं? PGW। इसके अलावा हरियाणा के भगवानपुर से एक 13 कमरों का मकान मिला है। इसके अलावा पंजाब से 3 स्थानों से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो भगवानपुर से क्या मिला है? ये कहां पर है? हरियाणा में 13 कमरों का मकान और पंजाब से 3 स्थानों पर भवन। मतलब कारण क्या है? ये गांव की सभ्यता थी, इसलिए यहां से कम साक्ष्य मिल पाते हैं। अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो हमें साहित्यिक स्रोत में एक ऋग्वेद संहिता क्या मिलती है? ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद क्या एक संहिता है, मैंने आपको बताया था। अब ऋग्वेद संहिता मिली है। यदि आपको आता है इसमें कितने मंडल है, कितने सूक्त हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले क्लास चली थी फिर भी उन्हें नहीं आता है तो डूब के मर सकते हैं। ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं। मंडल का क्या मतलब क्या होता है? मंडल का मतलब है डिवीजन। एक किताब है, साहित्यिक स्रोत में देखें ऋग्वेद संहिता मिलती है, इसमें 10 मंडल हैं। तो मंडल का मतलब डिवीजन है, इसको क्या है? डिवीजन है। और 128 सूक्त हैं। ग्रेम्स बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? सॉरी ग्रेम्स नहीं, हैम्स। क्या बोलते हैं इसे? सूक्त को हैम्स कहते हैं, हैम्स कहते हैं। 128 सूक्त। अब आप मुझे बताओ 10 मंडलों में सबसे प्राचीन मंडल कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कि दूसरे से लेकर 7वें तक के जो मंडल हैं वो सबसे प्राचीन मंडल है। मंडल मतलब डिवीजन। और पहला और 10वां मंडल, पहला और
10वां मंडल क्या जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। 9वें मंडल में क्या है, सोमदेव को समर्पित है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है। बंद करना बेटा यार आप। अब हम देखें, अगर ऋग्वेद जो संहिता है वो एक फारसी ग्रंथ है, अवेस्ता। क्या है, अवेस्ता। अवेस्ता जो फारसी ग्रंथ है उससे बहुत मिलता जुलता ग्रंथ है ऋग्वेद भी, क्योंकि अवेस्ता जो फारसी ग्रंथ है उसमें देवी देवताओं सामाजिक वर्गों के जो नाम दिए गए हैं वो स्वयं वही हैं जो ऋग्वेद में देवी देवता और सामाजिक वर्गों के नाम मिलते हैं। अब हम देखेंगे आर्यों के मूल निवासी संबंधी मत। मैक्स मूलर एक व्यक्ति हुए, उन्होंने कहा था कि जो आर्य है वो मध्य एशिया से भारत आए और इसे सर्वाधिक मान्य मत माना जाता है। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक हमारे देश की आन बान शान ने कहा कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए थे। वहीं दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज के संस्थापक थे, दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये तिब्बत से आए थे। वहीं अविनाश चंद्र झा ने कहा था ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। वहीं पर गंगानाथ झा ने कहा था कि यह ब्रह्मर्षि देश से आए थे। गार्डन चाइल्ड ने इसको कहा कि दक्षिणी रूस से आए थे, और गाइल्स ने इसे हंगरी या डैन्यूब नदी का मूल निवासी बताया था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होती है। क्या होती है, बुडापेस्ट होती है। अब हम देखेंगे कि इनका भौगोलिक क्षेत्र क्या है। देखिए, अगर हमें आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जानकारी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त नहीं होती। हमें इसके लिए केवल ऋग्वेद पर निर्भर रहना पड़ता है। ऋग्वेद पर निर्भरता कारण क्या है, मैंने आपको बताया था ये कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। और ग्रामीण सभ्यता में अधिकतर लोग कैसे होते हैं, झोंपड़ी बनाकर, छोटे मकान बनाकर, कच्चे मकान बनाकर रहते हैं। वो जो मकान या झोंपड़ियां या बिल्डिंग या प्रास्थल होते हैं वो जमीन दोष मतलब जमीन मिट्टी में मिल जाते हैं कुछ समय बाद, और उनके साथ समय प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए अगर हमें आर्यों की भौगोलिक स्थिति समझना है तो केवल हम क्या समझ सकते हैं कि ऋग्वेद काल को जो ऋग्वेद है आपका उसे ही आधार बना सकते हैं। अगर हम बात करें और आर्यों के तो सप्त सैंधव प्रदेश सबसे पहले ये सप्त सैंधव प्रदेश में आए। कहां पर आए, अब सप्त सैंधव प्रदेश है क्या, सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब 7 नदियां। क्या होती हैं इसका मतलब, 7 नदियां। इसका मतलब क्या होता है, 7 नदियां। अब 7 नदियां, ऐसा क्षेत्र जहां 7 नदियां थी। कितनी नदियां थी, 7 नदियां थी। अगर हम इसे देखें तो आधुनिक पंजाब का विस्तृत भूखंड, क्या कह सकते हैं ये, अगर वर्तमान देखें सप्त सैंधव प्रदेश कहां पर है तो आधुनिक पंजाब कभी आपने मैप में देखा है, यदि आपने पंजाब नहीं देखा मैप में तो आप एक बार देखें, क्योंकि अभी हमारे पास सुविधा नहीं है कि यहां पर हम लगा सके मैप, लेकिन आपको दिखा देंगे। आपके मेमोना सीरीज में भूगोल पढ़ाते वहां दिखा देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, आधुनिक पंजाब का मतलब क्या है, भारत का पंजाब, भारत और पाकिस्तान दोनों का पंजाब। समझ में आ गया, क्योंकि एक देश हमारे बगल में है वो है नालायक देश, उसका नाम क्या है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो हमारे पास पंजाब है वो छोटा सा हिस्सा है। बहुत बड़ा पंजाब था जिसमें हरियाणा भी शामिल था, हिमाचल प्रदेश भी शामिल था। पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। अब हम इन 7 नदियों की अगर बात करें तो ये 7 नदियां कौन कौन सी हैं। 7 नदियों में अगर हम देखें, अगर हम भारत की स्थिति को, थोड़ा सा गलती बनता मुझसे, तो अगर हम भारत की स्थिति को देखें तो यहां से एक नदी निकलती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी की सारी सहायक नदियां हैं। तो इसमें एक 7 नदियों कौन सी हो जाएगी, सिंधु हो जाएगी। मैं ये लिखा क्यों रहा हूं आपको, क्योंकि आपको केवल हिस्ट्री तैयार नहीं होगी बल्कि भूगोल भी तैयार होगी। भूगोल के क्वेश्चनों में पूछ लेते हैं कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण इन नदियों को लगाओ। सिंधु के बाद कौन सी होगी बताओ मुझे, सिंधु के बाद कौन सी होगी, झेलम। क्या होगी, झेलम। सिंधु के बाद कौन सी आएगी, झेलम। आप छोटा सा मैप ऐसे बना सकते हैं यहां पर। झेलम को उस समय क्या बोलते थे,
भैया एक बात हो, विपत्ति आएगी तो क्या करना पड़ेगा, मुंह मोड़ लोगे, झेलनी पड़ेगी, विपत्ति झेलनी पड़ती है, इसलिए झेलम को क्या कहते थे, वितस्ता। क्या कहते थे, मैं भी लिखा दूंगा तो आप सुन लेना, वितस्ता। विपाशा व्यास को कहते थे बेटा। हाँ, अब इसके बाद झेलम के बाद कौन सी आएगी, चिनाव। कौन सी आएगी, चेनाव। चेनाव को क्या कहते थे, चेनाव को मैंने कैसे याद कराया, चेनाव है अस्कनी, क्योंकि चीनी है किसकनी। इसके बाद कौन सी नदी आएगी, इसके बाद कौन सी नदी आएगी बताओ मुझे, रावी। कौन सी आएगी, रावी। रावी क्या कहते हैं, रावी कहते थे परश्रेणी। क्या कहते थे, उसके बाद कौन सी आएगी, व्यास। कौन सी आएगी, व्यास। व्यास को क्या कहते थे, विपाशा। क्या कहते थे, विपाशा। और देखो जो व्यास नदी है यह सिंधु की सहायक नदी ना होकर सतलुज की सहायक नदी है। यहां से क्या निकलती है, सतलुज निकलती है, सतलुज मिल जाती है, सतलुज की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है। इसके बाद कौन सी आएगी, सतलुज। सतलुज को कहते थे सतुद्री। क्या कहते थे, सतुद्री कहते थे सतलुज को। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 और एक नदी थी यहां पर सरस्वती। कौन सी बहती थी, सरस्वती। इन 7 नदियों के क्षेत्र को सैंदव प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे, सैंदव प्रदेश कहा जाता था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो डॉक्टर को दिखाओ, यहां कोई इलाज नहीं होता। अब देखिए सप्त सैंदव प्रदेश पर जब आर्यों ने अधिकार कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर क्षेत्र पर राज करते हैं सतलुज से यमुना तक। देखो यहां कहीं से यमुना निकलती है और इधर को जाती है। अब ये क्षेत्र जो बचा आपका, ये क्षेत्र क्या कहला रहा है, सप्त सैंदव प्रदेश कहला रहा है। अब ये क्षेत्र क्या कहला रहा है, ब्रह्मवर्त। क्या कहला रहा है, ब्रह्मवर्त। क्या कहला रहा है, ये ब्रह्मवर्त कहला रहा है ये क्षेत्र। तो अब किस पर अधिकार कर लेते हैं, ब्रह्मवर्त प्रदेश। ब्रह्मवर्त प्रदेश पर अधिकार कर लेते हैं। मतलब पहले इतने क्षेत्रों को क्या कहते, सप्त सैंदव प्रदेश कहते थे। अब आर्य क्या कर रहे हैं, भारत में अंदर घुस रहे हैं। कहां घुस रहे हैं, अब वो यहां से लेकर यहां तक फैल गए, यमुना तक। अब इन्होंने इसको क्या बोला, ब्रह्मवर्त प्रदेश बोला। और ये क्या था, कुरुक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र। कुरुक्षेत्र जानते हो कहां पर है, कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, उसे कुरुक्षेत्र कहते हैं। इसलिए हरियाणा के लोग बहुत लड़ंक होते हैं। ऐसा लगता है बात करते समय भी क्या थप्पड़ मार ही देगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया, बात नॉर्मल करें तो भी ऐसा लगता है थप्पड़ मार ही देगा, लड़ रहा है क्या। लेकिन वो लड़ते नहीं है, उनका लैंग्वेज का तरीका ही ऐसा है, क्योंकि वहां पर हुआ था महाभारत। जहां पर जीवन कठिन हो वहां की भाषा भी ऐसी हार्ड हो जाती है, जहां जीवन सरल हो वहां की भाषा पंजाबी जैसी मधुर हो जाती है। हरियाणा की भाषा, हरियाणा में जीवन थोड़ा सा कठिन है पंजाब की अपेक्षा, तो हरियाणा की भाषा एकदम खड़ी है, कड़क है। वही पंजाब की भाषा में क्या है, एक मिठास है। दोनों ही भाषा अच्छी हैं, दोनों ही भाषा में अलग क्लेवर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, मिठास का और कड़क का अंतर है। तो अब ब्रह्मवर्त प्रदेश हो गया। ये कहां तक है, सतलुज से यमुना तक। कहां तक है ये, सतलुज से यमुना तक है। चल रहा है बेटा वीडियो, सतलुज से यमुना तक है। अब ये यहां से ब्रह्म गलत हो गया, किसी ने बताया भी नहीं, ब्रह्मवर्त। अब यहां से क्या हुआ, यहां से आगे बढ़ते हैं, यमुना से आगे बढ़ेंगे। यमुना से आगे बढ़ेंगे तो कहां जाएंगे, गंगा की तरफ। अब यहां से क्या बह रही है, गंगा निकल रही है। तो अब इस क्षेत्र को बोलेंगे ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। क्या बोलेंगे, ब्रह्म ऋषि क्षेत्र। अब आप कह रहे हैं क्षेत्र का प्रयोग कर लिया, कहीं देश का प्रयोग करते, कुछ भी बोल सकते हैं। ब्रह्म ऋषि क्षेत्र ये क्या है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। क्या है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। समझ में आ गया, गंगा यमुना का
क्षेत्र है ये ब्रह्म ऋषि क्षेत्र, लिख सकते हो। तो पहले सप्तसेंद्र प्रदेश बोलते थे, अब और क्षेत्र बड़ा हो गया, ब्रह्मवर्त प्रदेश बोला, फिर से क्या बोला, ब्रह्म ऋषि क्षेत्र बोला गया। क्या बोला गया? अब इन्होंने क्या किया, अब ये इधर तो बढ़ ही रहे हैं, साथ साथ ये इधर भी बढ़ रहे हैं। इधर क्या है? हिमालय, नीचे क्या है? विंध्यन। क्या है नीचे? विंध्यन। तो इसे बोला इन्होंने हिमालय से विंध्यन के क्षेत्रों क्या बोला ना, मध्य देश, मध्य देश। क्या बोला? मध्य देश बोला। इसे क्या बोला इन्होंने? मध्य देश। अब आप एक बताइए, आप क्या हैं? आर्य हैं, और आर्य जो है गंगा का बहुत महत्व है, तो यहां क्या हुआ, ये केंद्र बन गया। क्या बन गया? ये केंद्र बन गया, ब्रह्मऋषि क्षेत्र। अब जब मध्य देश में पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अब पूरे उत्तर भारत पर कर लिया, बिहार, उड़ीसा, इन सब पर कब्जा कर लिया। अब इसे बोला इन्होंने आर्यावर्त। क्या बोला इसे? आर्यावर्त। तो अंत में कहां पहुंच गए ये? आर्यावर्त। ये क्या है? समूचा उत्तर भारत। क्या है ये? समूचा उत्तर भारत। एक बार पुनः समझें, सप्तसेंद्र प्रदेश, 7 नदियों का क्षेत्र, आगे बढ़े ब्रह्मवर्त प्रदेश, उसके आगे बढ़े ब्रह्मऋषि प्रदेश, उसके आगे बढ़े तो मध्य देश, फिर आर्यावर्त। क्लियर? देखिए ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। इसमें सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। इसे हिरण्य कहा गया है इसके आर्थिक महत्व के कारण। झेलम नदी को बितिस्ता कहते हैं, चेनाब को अस्कनी कहते हैं, रावी को परसुणी कहते हैं, व्यास को विपाशा कहते हैं, और सतलुज को सतुद्री कहते हैं। ये पूर्वी तट से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियां हैं। वहीं पश्चिमी तट से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियां काबुल, जिसे कुंभा कहा जाता था, कुर्रम जिसे क्रुमु कहा जाता था, गोमल गोमती कहा जाता, स्वास को स्वास्तु कहा जाता था। ये सभी नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी सर्वाधिक पवित्र नदी क्या मानी जाती थी? सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती थी। इसे नदी तमा क्या कहा गया? नदी तमा मतलब नदियों की माता। क्या कहा गया इसे? नदी तमा मतलब नदियों की माता इसे कहा गया है। अब सरस्वती नदी केवल हमारे दिलों में बहती है और कहीं नहीं बहती है, क्योंकि सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। क्या हो चुकी है? सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती नदी क्या होती है? अब विलुप्त हो चुकी है। अब सरस्वती नदी की जगह इसकी उत्तराधिकारी गग्गर नदी क्या बहती है? गग्गर नदी। यह पहले राजस्थान में बहती थी, अब राजस्थान के रेगिस्तान में समाप्त हो चुकी है। अब द्रस्वती नदी और यमुना नदी और गंगा, द्रस्वती को गग्गर कहते हैं वर्तमान में। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? गग्गर कहते हैं द्रस्वती को। यमुना नदी जो आज बहुत बार जिक्र होता है इसका ऋग्वेद में केवल 2 बार उल्लेख, कितनी बार उल्लेख मिला है? 2 बार उल्लेख किया गया है। और जो गंगा, आज गंगा माता बनी घूम रही है, इनका केवल ऋग्वेद में 1 बार उल्लेख क्या किया गया है? 1 बार उल्लेख किया गया है। वहीं वर्तमान की गंडक नदी को सदा नीरा क्या कहते हैं? 2 बार सही कर लो। देखिए ऋग्वेद में समुद्र की चर्चा की गई है, समुद्र की चर्चा की गई है। इसका मतलब वो समुद्र से परिचित थे, वहीं से 7 समुद्र का जिक्र आया, वो 7 समुद्र जानते थे। एक उन्होंने दुर्घटना का जिक्र किया है, भुज की नौका दुर्घटना का। एक कहानी है ऋग्वेद में, भुज समझते हो? एक फिल्म बनी थी अभी भुज, अजय देवगन की। बेटा दिमाग को खोल के रखा करो। भुज पर किसने आक्रमण किया था? पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण किया था और अजय देवगन रोड को तोड़ दिया था। रात में ही वहां की लोकल महिलाओं ने इस पूरी रोड को बना दिया। अगर वो महिलाएं कार्य नहीं करती तो हमारा देश उस दिन पाकिस्तान से हो सकता है वो उस जगह हार जाता। लेकिन हमने फिर क्या किया? डंडा मार मार के भगाया, उसको धूल चटा दी पाकिस्तान को। किससे? रात में जो महिलाओं ने, घर की महिलाओं ने जो रोड बनाई उससे। इसके महिलाओं की शक्ति बहुत होती है, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है, इसलिए महिलाओं से पंगा ना लें। इसके अलावा जो भुज पर जो नौका दुर्घटना हुई उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा एक और है, वैदिक तौल की इकाई होती है मन। क्या होती है? मन सुना होगा, 1 मन, 2 मन, 3 मन, वो वाला मन नहीं।
आमिर खान वाली मन नहीं, मन एक तौल की इकाई होती है। और एक बेबीलोन जगह का नाम है, शहर सिटी थी, वहां पर भी मन मिला है। क्या मिला है? जो तौल की इकाई मन का प्रयोग किया गया। इससे पता चलता है कि यहां से वहां व्यापार होता था। और एक ही प्रकार, एक बार सोचो, अगर व्यापार होगा तो यहां पर जितना तौल के जा रहे हैं उतना वहां बैठेगा। जब एक जैसे बांटोगे तो ही बैठेगा। यहां मन में तौल है, वहां किलो में तौल है, तो वो मतलब है नहीं। तो इसलिए समुद्री चर्चा हुई है, पर्वत की चर्चा हुई है, हिमालय की चर्चा, किसकी चर्चा की इन्होंने? हिमालय की चर्चा की है। और हिमालय की चर्चा करते हुए इन्होंने कई चोटियों का नाम लिया, उसमें एक थी मूजवंत। कौन चोटी थी? मूजवंत चोटी का नाम लिया। और मूजवंत चोटी का नाम लेते हुए इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है भैया यहां से सोम रस की प्राप्ति क्या होती थी? सोम रस की प्राप्ति होती थी, जिससे क्या बनती थी? मदिरा। मदिरा समझते हो? सोम रस मतलब शराब बनाई जाती थी और फिर पीकर लोग झूमते थे। इसके अलावा इन्हें सतपुड़ा पर्वत की जानकारी नहीं थी और विंध्यन पर्वत की जानकारी नहीं थी, लेकिन इन्हें अरावली पर्वत की जानकारी थी। अरावली की जानकारी थी। व्हाट्सएप का डबल टिक। लेकिन विंध्यन और सतपुड़ा की जानकारी नहीं थी, इसलिए क्रॉस। ठीक है। मरुस्थल को जानते थे। मरुस्थल को ये क्या कहते थे? धन्व कहते थे। क्या कहते थे? धन्व कहते थे। मरुस्थल को क्या कहते थे? धन्व शब्द से प्रयोग करते थे। इस प्रकार हमने इसकी भौगोलिक स्थिति देखी, इसकी नदियां देखी, इसके समुद्र देखे, इसके क्या देखे, सब सेंद्र प्रदेश के बारे में देखा। अब हम देखेंगे इसकी सामाजिक व्यवस्था। देखिए ऋग्वैदिक कालीन समाज ऐसा नहीं था कोई बहुत एजुकेटेड लोग थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंगें बना ली थी। कबायली समाज था, जनजातीय समाज था। क्या समाज था? कबायली समाज। समझते हो? कबायली समाज का मतलब क्या होता है? छोटे से ग्रुप में रहते थे, उनमें से एक मुखिया होता था केवल, और वो क्या था, अपनी जगह जगह बदलते रहते थे। कभी यहाँ रह रहे हैं 6 महीने, फिर कहीं दूसरी जगह रहते हैं 6 महीने, ऐसे बदलते रहते थे। अभी मतलब इस जीवन में स्थायित्वपन नहीं आया था, अभी उतना जीवन स्थायी नहीं हो पाया था जितना होना चाहिए था। अब जब जीवन स्थायी नहीं हो पाया, लेकिन अब हम देखेंगे यह समाज पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था। तो हमें यह समझना होगा पितृसत्तात्मक क्या होता है और मातृसत्तात्मक क्या होता है। आपका समाज कैसा है? आप जिस घर में रहते हैं वो पितृसत्तात्मक है या माता सत्तात्मक है? आपका घर कैसा है? मम्मी की याद चलती है, पापा की? हाँ, पापा की चलती है ज्यादा। और आप किसके घर में ज्यादा चलती? मम्मी की। अच्छा, अब एक आध को छोड़कर ज्यादातर कैसा है? पितृसत्तात्मक है। इसका मतलब यह है कि मम्मी की पहचान मम्मी की खुद की है, पापा की है। सारा खेल क्या होता है? चलने से मतलब नहीं होता। हो सकता है कुछ लोग नाम के शेर होते हैं, घर में नहीं होते बेचारे, लेकिन पहचान उनकी बीबी की उनसे ही होती है। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो मातृ सत्तात्मक थी, और जो आर्य सभ्यता थी वो कैसी है? पितृसत्तात्मक है। मतलब पिता पूरे परिवार पर कब्जा रखता था। कहीं कहीं तो ऐसे केस मिलते हैं कि पिता की जब पुत्र ने बात नहीं मानी तो उसके उन्हें हाथ कटवा दिए। लेकिन ये एक आध जगह जिक्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिता पुत्र में बनती नहीं थी। ऐसा तो आजकल भी होता है कि कभी कभी कोई मार ही देता है। ऐसा पुत्र तो ज्यादातर पिता को मारते हैं, पिता ही पुत्र को मार देता है जब वो काबू से बाहर हो जाता है। समाज के लिए क्या हो जाता है? हानिकारक हो जाता है। जैसे हमारी कोचिंग आपको बच्चों की तरह मानती है, लेकिन आप में जो हानिकारक हो जाएंगे उनको हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो ऐसा है क्या? पितृसत्तात्मक समाज था। इसके अलावा संयुक्त परिवार प्रणाली, तो क्या था ये? एक तो आप लिख लें कबायली या जनजातीय समाज था। एक बात होती है, एक दूसरा पितृ सत्तात्मक समाज था। दूसरा क्या? तीसरा क्या है? संयुक्त परिवार
प्रणाली थी। संयुक्त परिवार प्रणाली का मतलब क्या है? एक साथ कई पीढ़ियां रहती हैं, जैसे उसी घर में आपके बाबा रह रहे हैं, उसी घर में आपके ताया रह रहे हैं, उसी घर में आपके चच्चू रह रहे हैं। समझ में आ गया? मामू रहे तो वो संयुक्त परिवार नहीं हुआ, मौसी रहे तो वो संयुक्त परिवार नहीं हुआ। आजकल क्या है, चाचा से अधिक वैल्यू मामू और मौसी की होती है। हाँ, तो वो संयुक्त परिवार नहीं है। पुत्र और पुत्री के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था। पुत्र और पुत्री के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन एक शब्द का प्रयोग और किया जाता था, उस शब्द का नाम है नृपत। क्या था? नृपत। ये एक शब्द था। नृपत शब्द चाहे भतीजा हो, चाहे भाई हो, चाहे चचेरा भाई हो, सबके लिए हम नृपत शब्द का प्रयोग करते थे। किसका करते थे? नृपत। लेकिन वहीं पुत्री के लिए क्या कहते थे? अब किसी ने भी इसको पढ़कर नहीं आए, मैंने पहले से नोट्स बनवाए थे, फिर भी पुत्री का कहते थे दुहित्र। दुहिता नहीं, दुहित्र। दुहित्र शब्द का प्रयोग किया गया है पुत्री के लिए। क्या किया गया है? पुत्री के लिए दुहित्र शब्द का प्रयोग किया गया है। अब कुछ महिलाओं को बुरा लग सकता है, लेकिन पुत्र के जन्म पर बहुत खुशी मनाई जाती थी, प्रार्थनाएं की जाती थी पुत्र का जन्म हो, अनुष्ठान किए जाते थे पुत्र का जन्म के लिए। समझ में आ गया? इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं की स्थिति खराब थी, महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी। भले ही पुत्री के जन्म पर प्रार्थनाएं नहीं की जाती, अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, लेकिन स्थिति उनकी खराब नहीं थी। अब इसके अलावा अगर हम देखें कि पुत्र के जन्म पर क्या किया जाता था, पुत्र के जन्म के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, अनुष्ठान किए जाते थे, कामनाएं की जाती थी। आप लोग लिखना चाह लिख सकते हैं, प्रार्थनाएं, कामनाएं और अनुष्ठान किए जाते थे। कैसे? प्रार्थना, कामना और अनुष्ठान। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्त्री की स्थिति खराब थी, बल्कि संतोषजनक थी। अब इसका हम प्रमाण देंगे। स्त्री की स्थिति कैसी थी, तो क्या लिखेंगे इसके नीचे? संतोषजनक। अब हम आपसे पूछते जाएंगे क्या क्या समस्याएं हैं आपको, और उस समय क्या था। क्या अगर महिलाएं उत्पादन में भाग लें तो महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी या खराब होगी? अच्छी होगी। तो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेती थी, डबल टिक। ठीक, व्हाट्सएप वाला डबल टिक। अब एक बात बताओ, क्या महिलाओं को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए या नहीं? और क्या आजादी से पहले या जब राजाओं का समय था, क्या महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था? नहीं था। लेकिन वैदिक काल इतना पुराना था, यहां पर शिक्षा का अधिकार महिलाओं को था। शिक्षा का, ये क्या होता है? शिक्षा का अधिकार, तो क्या होगा ये? डबल टिक। शिक्षा का अधिकार था, और इसका प्रमाण भी है, कुछ महिलाएं हुई जो शिक्षित थी। लोकमुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, ये क्या हुई? महिलाएं हुई। पढ़ी लिखी महिलाओं को विदुषी स्त्रियां क्या कहते थे? विदुषी स्त्रियां कहते थे। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, करना बेटा इधर का बिगाड़ दूं देता। तो ये जो लोक मुद्रा, घोषा, पाला, सिकताएं ना, विदुषी महिलाएं कहते थे। मतलब विदुषी महिला क्या होती थी? एक तरह से ऋषि की उपाधि होती थी। विदुषी क्या होता था? ऋषि की उपाधि होती थी। अब एक बताओ, महिलाओं को सभा, समिति, समारोह इनमें शामिल होने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। तो सभा समारोह में शामिल होने का नया अधिकार था। सभा समिति में भाग लेती थी, डबल टिक। ठीक है, सभा समिति में भाग लेती थी। इसका मतलब क्या है? ऋग्वैदिक काल महिलाओं के लिए कैसा है? अच्छा है बुरा है? अच्छा चल रहा है ना?
भाई आपको क्या लगा पुत्र की प्राप्ति के लिए कामना करते थे? तो क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि महिलाओं को पेट में ही मार देते हैं, बच्चियों को। अरे अभी भी मारते हैं, कि आपको लगता है? आप जहां जी रही हैं वो अलग बात है, आपके घर में वैल्यू है, आज भी महिलाओं की, लड़कियों की स्थिति बहुत खराब है, आप समझ रहे हो आज भी। और जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? महिलाएं ही हैं, पुरुष नहीं है। समझ में आ गया? पुरुष तो शक्ति कपूर जैसा है, समझ में आ गया? हाँ, वो तो ब्यूटी देखता है, उसे कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन महिलाएं ही महिलाएं की दुश्मन है। एक बताओ, आप अपने मोहल्ले में रहती हैं, कौन बुराई करती हैं आपकी? आंटी करेंगी, ए बाकी मोड़ी मजारी कहती है, क्यों? वो महिला है, महिला ही करेगी। तो ऐसे क्या होता है, जितनी भी महिलाएं गर्भ में मारी जाती हैं, जिसकी लिंग जांच हो रही थी, वो सब कौन करा रहा था? महिलाएं उसके पीछे थी, और एक महिला पे अत्याचार कर रही थी। पुरुष भी था, ये नहीं कि पुरुष बहुत समझ वो होता है, नालायक नहीं होता है, लेकिन महिलाएं भी थी। अगर उसकी सास नहीं कहे कि नहीं कराएगी, तो ससुर क्या दम करा ले। एक आध परिवार हो सकता है जहां पर सास दमदार ना हो, लेकिन ज्यादातर तो होती है, चलती भी उसकी। तो अब ये आप समझ रहे हो, गतिशील समाज है, गतिशील समाज है कि नहीं? अब सोचो, विधवा विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो विधवा विवाह, डबल टिक। इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया विधवा विवाह के लिए, वो था नियोग शब्द का। क्या किया गया? नियोग शब्द का प्रयोग किया गया इसके लिए। क्या शब्द का प्रयोग किया गया? नियोग। अब नियोग शब्द का मतलब क्या था कि कभी कभी क्या होता है कि कोई महिला जिसकी शादी हुई, कोई महिला जिसकी शादी हुई, लेकिन उसके मां बनने से पहले उसका पति खत्म हो गया, मां बनने से पहले ही वो अपना पति खत्म हो गया, तो यह महिला क्या करेगी? अपने देवर के साथ यौन संबंध बना सकती है पुत्र की प्राप्ति के लिए। इसके लिए क्या गया? नियोग शब्द का प्रयोग किया गया। विधवा विवाह भी होता था, अगर कोई महिला विधवा विवाह नहीं चाहती, केवल पुत्र की प्राप्ति चाहती है, तो वो भी कर सकती थी। सोचो कितना खुला समाज था, आप समझ रहे हो? आज तो सोच भी नहीं सकता कोई ऐसा, उल्टा हो जाएगी फौरन। वो क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी। इसके अलावा जो आप लोगों को बहुत पसंद भी होगा, अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह चलते थे, एक जाति से दूसरी जाति में विवाह होते थे। दूसरा, महिलाओं को अपना वर चुनने का अधिकार था, प्लस अपना वर चुनने का अधिकार। आप समझ रहे हो कितना कितना आधुनिक था ये समाज? अपना वर चुनने का अधिकार था। ऐसा नहीं कि पापा ढूंढेंगे। एक शब्द का प्रयोग किया था, अर्धांगिनी। क्या किया था? है अर्धांग। सप्तक ब्राह्मण में अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया। आप सुनते होंगे, ये मेरी अर्धांगिनी है, आधा अंग है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग कहां किया गया? सतपथ ब्राह्मण में किया गया। मतलब महिला को पुरुष का आधा अंग माना गया। मतलब क्या? जितना अधिकार पुरुष का है, उतना ही अधिकार महिलाओं का भी है। समझ में आ गया? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जायदस्तम, जायदस्तम शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? जायदस्तम शब्द का प्रयोग किया गया। जायदस्तम शब्द का मतलब होता है, जो महिला है, स्त्री है घर की, वही गृह है। जो मकान बना लेते हैं लोग, वो घर नहीं है जब तक महिला उसमें नहीं आती है। टूट जाएगी प्लास्टिक की कुर्सी है, नालायक जो तू झूल रहा है। जीवन साथी चुनने का अधिकार था अर्धांगिनी। अब एक बात बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताना, पर्दा प्रथा, पर्दे में रहने दो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? है नहीं होना चाहिए। ये प्रथा नहीं थी, ये प्रथा मुसलमानों की थी। पर्दा इसलिए दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौटो। लौटने वाली लौटो। जब भी मैं लोटो बोलूंगा, पहले लोटो ही बोलूंगा, तभी लोटो बोलूंगा। वेदों की ओर लौटो क्यों कहा था? तो उन्हें पता था यहां स्वतंत्रता ऐसी है। इसके अलावा महिलाओं का उपनयन संस्कार, उपनयन नयन संस्कार होता था। जैसे पुत्र की प्राप्ति होने पर एक समारोह कराया जाता है कि उसका
खाना कब खिलाया जाएगा, उसके बाल कब काटे जाएंगे, उसे घर से बाहर कब निकाला जाएगा, इन सबको कहते हैं उपनयन संस्कार कहते हैं। महिलाओं जो पुत्रों का होता था और पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। इसके अलावा एक और समझो बात, उपनयन बताया तो मुंडन, अरे मुंडन होता है वो पहले महिलाओं का नहीं होता था, पुरुषों का होता था, तो इसमें आज सब कुछ होता था। इसके अलावा अगर अकेली संतान है, अगर कोई अकेली संतान है और वह संतान महिला है, क्या है, महिला है, तो उसके जो पिता की प्रॉपर्टी है उसमें उसको हिस्सा मिलेगा। नहीं अब मिलता है, ये मैं ऋग्वेद काल की बात कर रहा हूं। उससे पहले जब राजा महाराजाओं शासन था मध्यकाल में, तो वहां ऐसा हिस्सा नहीं मिलता था, बल्कि चचेरे ममेरे फुफेरे इन भाइयों को मिलता था, महिलाओं को नहीं मिलता था। इसके अलावा एक और चीज समझें, जो आज है या नहीं है लेकिन वैदिक काल में थी, यदि कोई महिला जीवन भर शादी नहीं करती है, अविवाहित रहती है, तो उसे भी अपना जीवन यापन करने के लिए पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाएगा। और जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहते थे, अमाजू, क्या कहते थे, अमाजू कहा जाता था, जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। क्लियर, इन्हें पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था। अब मुझे बताओ, बाल विवाह होना चाहिए? ये कौन आ गया पुत्र सत्तात्मक आदमी? बाल विवाह नहीं होना चाहिए। बाल सिरवारे नहीं है, बाल मतलब बच्चा विवाह, चाइल्ड मैरिज। क्या होता है बाल विवाह? चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या बहु विवाह होना चाहिए? बहु विवाह का मतलब बहुत सारी पत्नियां नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः नहीं, मतलब कुछ एकाध स्त्री में ऐसा मिलता है जहां अमीर लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा पत्नी रखी थी, लेकिन अधिकतर एक ही पत्नी रखते थे। एक जीवन एक शादी, हम एक बार जीते हैं, हम एक बार मरते हैं, और हम जीवन में एक बार ही शादी करते हैं। ये ऋषि को किसने कहा था? शाहरुख खान ने कहा था। किसने कहा था? तो ये था। लेकिन सामान्यतः अधिक शादियां भी होती थी। कुछ ऐसे भी केस मिले हैं जिनकी एक महिला के 3 पति, 4 पति, 5 पति मिले हैं ऋग्वेद काल में। ऐसे भी थे। बहुपति प्रथा भी थी। क्या थी? बहुपति प्रथा भी थी, बहुपत्नी नहीं थी। दमदार कौन है, इससे फर्क पड़ता है। और जो विवाह था, क्या था? विवाह वो कब होना चाहिए? 21 के बाद। यहां पर वयस्क होने पर होता था। कब होता था? वयस्क होने पर। वयस्क होने का मतलब क्या है? 16 से 17 वर्ष की आयु में होता था। क्यों? अरे भाई आप एक बार समझिए, ऋग्वैदिक काल है, आप आज से 3000 साल पहले पढ़ रहे हैं। अगर वहां पर 16-17 साल पे विवाह हो रहा है तो गलत नहीं है, तो लड़का भी 16-17 साल का ही होगा, 18 साल का होगा। बात समझ में आ गया? तो बाल विवाह नहीं होते थे, बहु विवाह नहीं होते थे। और विवाह कब होता था? वयस्क होने पर होता था। और विवाह के लिए महिला को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार था। कन्या की विदाई में, किसकी? मतलब दहेज प्रथा थी। कन्या की विदाई में उपहार और द्रव्य क्या दिए जाते थे? कन्या की विदाई में द्रव्य और उपहार दिए जाते थे। इसका कारण क्या था? जो कन्या थी, जब एक नया जोड़ा शादी करता था तो उसके लिए एक नया घर बनता था, वो उस नए घर में रहते थे। समझ में आ गया? इसलिए पिता के घर से जो पुत्र का पिता है, और तो क्या होता था? दहेज प्रथा थी। और दहेज प्रथा मतलब क्या? उपहार मिलते थे। अब अगला क्या है? सती प्रथा। क्या आपको किसी बैल के मरने पर सती प्रथा होनी चाहिए? नहीं। आप क्या पढ़ रहे हैं? वैदिक सभ्यता। सती प्रथा होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। यही तो वैदिक सभ्यता है। जो बैल मर गया दूसरा बैल करो, है क्या नहीं? सती प्रथा नहीं थी। आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जवानी में विधवा हो जाती हैं, बेचारी पूरा जीवन अपना विधवा में बिताती हैं। क्या उनका मन नहीं है? मन तो होता है,
और फिर कहते हैं कि ये महिला बहुत गंदी है। अबे गंदा बनाया किसने? वो तो 25-26 साल की महिला थी, तुमने उसे विधवा कर दिया, उसका इतना लंबा जीवन है, अब तो गुलाटी मारेगी जब नहीं तुम उसका विवाह नहीं करोगे तो। या तो सीधे बन लो या गुलाटी मारेगी वो। भाई हर एक महिला एसडीएम थोड़ी बन सकती है। भाई विधवा होने के लिए भगवान पूछने आएंगे क्या? टक टक तेरे पति को मार दूं तू एसडीएम बन जाएगी, ऐसा थोड़ी है। क्यों भाई? रोड पे चलने वाला ट्रक पूछता होगा टक टक तेरी पत्नी पढ़ने वाली है, क्या एसडीएम बन सकती है? वो कहेगा हाँ, तो ट्रक ठोक दूं, ऐसा थोड़ी है, है? वो तो ट्रक चढ़ेगा, बाद में देखा जाएगा। मैं ऐसी कई लड़कियों को जानता हूं जो एसडीएम छोड़ो पुलिस नहीं बन सकती, लेकिन वो विधवा हो गई हैं, और उनका जब पति मरा तब वो प्रेग्नेंट थी उस समय। अब आप सोचो उनकी शादी नहीं करो तो क्या होगा? फिर तो गुलाटी मारेंगे थोड़े दिनों बाद। भाई कारण क्या है? तो युवा ना, तो युवा अवस्था है, और आप ऐसे में करेंगे तो दिक्कत आएगी। लेकिन चल रहा है तो अब है क्या? ये सब तो है, लेकिन महिला किसी उच्च पद पर आसीन थी, इसका प्रमाण हमें फिर भी नहीं मिलता है कि महिला किसी उच्च पद हो सकती है। कोई महिला उच्च पद पर आसीन हो, लेकिन इसको कोई लिखा ना गया हो, शायद लिखा ना जाता हो, ये प्रमाण हो सकता है। तो अब आपने देखा सामाजिक व्यवस्था, अब हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। अब वर्ण व्यवस्था, मैंने आपको उस क्लास की शुरुआत में बताया था कि वर्ण के दो अर्थ हो सकते हैं, एक हो सकता है रंग और एक हो सकता है व्यवसाय। क्या हो सकता है? रंग और व्यवसाय। रंग के आधार पर अगर हम देखें तो आर्य और अनार्य किस में बांट सकते हैं हम? आर्य और अनार्य में बांट सकते हैं। रंग के आधार पर आर्य और अनार्य में बांट सकते हैं। अगर हम व्यवसाय के आधार पर देखें तो क्या कह सकते हैं? पुरोहित, एक तो पूजा पाठ कराने वाला, एक सेनानी लड़ने वाला, और एक वेश्य सेवा करने वाला, अन्य काम करने वाला वेश्य। ठीक है, ये होता है। तो वर्ण का मतलब रंग भी होता है, वर्ण का मतलब व्यवसाय भी होता है। अगर हम वैदिक काल के अंत में जाएं, ये बात समझ में आ गई आपके? अगर हम वैदिक काल के शुरू में देखें तो हमें ऐसी व्यवस्था मिलती है, पुरोहित, सेनानी और वेश्य। लेकिन वैदिक काल के अंत आते आते क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था, जो ये वर्ण व्यवस्था थी, रंग की जगह क्या हो गई? व्यवसाय पर आधारित हो गई। किस पर आधारित हो गई? व्यवसाय, कर्म पर आधारित हो गई। लेकिन आप इसका मतलब ये ना समझें कि यह समाज विषमता मूलक था, यह समाज समता मूलक था। क्या समाज था ये समाज कैसा था? समाज समता मूलक, समता मूलक समाज था। मैं जब कह रहा हूं समता मूलक समाज का मतलब क्या होता है, आप समझें। अगर आप समता मूलक का मतलब नहीं समझते कि जैसे आप किसी उच्च जाति में हैं तो आपने कभी ना कभी निम्न जातियों को लेकर नाक मुंह सुगोड़ी होगी। अगर कोई बाल्मीकि छुप जाता होगा तो मम्मी 4 बूंदें डालती होंगी, होगी पवित्र। वो 4 बूंदों में बड़ा कमाल होता, 4 लोग 4 बूंदें होता है, और 4 बूंदों वाला उजाला भी आता था। इसलिए वो जो 4 बूंदों वाला उजाला बनाया था वो घर की मम्मियों को देख के बनाया था। जो 4 बूंदों में ये लड़की पवित्र हो सकती है, लड़का पवित्र हो सकता है, तो 4 बूंदों में तो कपड़ा भी साफ हो ही सकता है, दाग धुल भी सकते हैं। तो 4 बूंदों वाला। तो अब आप सोचिए जो निम्न जाति के लोग हैं वो कितनी घृणा महसूस करते होंगे। वो तो बचपन से ऐसे ही हैं। ऐसे समाज को बोलते हैं विषमता मूलक समाज। क्या बोलते हैं? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था, समता मूलक समाज था। एक कवि कहता, एक छात्र था वैदिक काल में, वो ऋग्वेद में लिखता है कि मैं कवि हूं। कौन हूं? कवि। कवि का मतलब मैं विद्वान हूं, मैं ब्राह्मण हूं। कौन हूं मैं ब्राह्मण हूं। मेरे पिता चिकित्सक हैं। वो क्या है? चिकित्सक हैं। अर्थात वो क्या करते हैं? वो वैश्य हैं, एक व्यवसाय कर रहे हैं। वो क्या हो गए? वैश्य हो गए। देखो एक क्या है? ब्राह्मण है घर में बेटा, पिता क्या है? वैश्य है, और माता आटा पीसने वाली चक्की चलाती हैं। वो क्या हो गई? शूद्र हो गई। शूद्र मतलब दूसरों की सेवा करने वाला। तो एक ही परिवार में अगर वैश्य हो, ब्राह्मण हो और शूद्र हो तो क्या उस समाज में छुआछूत होगी? क्या उस समाज में विषमता होगी? भाई तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी मम्मी है वाल्मीकि, पापा हैं यादव, क्या तुम में किसी को लेकर घृणा होगी? है?
होगी घृणा? नहीं होगी, कभी घृणा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपके घर में ही सभी लोग हैं, हमें जाना ही नहीं है, उनके हाथ की खा रही हो, बना रही हो, तो कैसे घृणा हो सकती है? तो ये क्या था? समतामूलक समाज था। मतलब एक ये क्या था? कर्म के आधार पर जाति बटी हुई थी। अगर जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझसे ब्राह्मण कहा जाएगा, लेकिन मेरी माता अगर घर का काम कर रही है तो उनसे शूद्र कहा जाएगा। समझ में आ गया? जन्म के आधार पर कुछ ही समतामूलक समाज था। छुआछूत होगी, अस्पृश्यता नहीं थी। बहुत अच्छा समाज था ये, अस्पृश्यता इसमें नहीं थी। इसलिए लोग क्या कहते हैं? हम आर्य हैं, हम आर्य हैं। क्यों कहते हैं? भाई आर्य हैं, देख लो क्या क्या महान आर्य होते थे। और हड़प्पा वाले इससे ही महान थे, कम नहीं थे वो भी। उन्होंने तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। हमारा जो देश है इतना गौरवशाली रहा है, फिर भी हमें विदेशों से सीखना पड़ रहा है। कहते हैं कि इन्होंने शून्य का आविष्कार किया, कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, अबे हमारे सब हो चुका था, लेकिन हम क्या थे? बेवकूफ, अपने ही ज्ञान को समझ नहीं पाए। क्या नहीं कर पाए? समझ नहीं पाए। अस्पष्टता नहीं थी। एक राजा कर्म से पुरोहित हो सकता है, और एक पुरोहित कर्म से क्या हो सकता है? राजा। ये कहा गया। इसका मतलब क्या है? अगर तुम राजा हो लेकिन तुम्हारे कार्य कैसे हैं? पूजा पाठ वाले हैं, तो तुम पुरोहित कहलाओगे। और एक पुरोहित है, उसके कार्य कैसे हैं? लड़ने वाले, क्षत्रिय से, वो क्या कहलाएगा? राजा कहलाएगा। आपने कभी विश्वामित्र का नाम सुना है? विश्वामित्र कौन थे पता है आपको? ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे? आपने कभी सुना हो? नॉर्मली बताएं। उनको ब्राह्मण के रूप में सुना होगा आपने। गुरु थे, और गुरु ज्यादातर ब्राह्मण होते थे, लेकिन विश्वामित्र वास्तव में क्षत्रिय थे। लेकिन उन्हें अपनी बुद्धिमानी के कारण उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। क्या कहते थे वो? ब्राह्मण माने जाते थे। तो इसका मतलब क्या था? जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर जाती। उनका जन्म जो हुआ था वो क्षत्रिय कुल में हुआ था, लेकिन वो कार्य से क्या हो गए थे? ब्राह्मण हो गए थे। इसका मतलब जातियां बदल सकते हो, आज आप अपनी जाति नहीं बदल सकते हो। तो अब ये तो बात आ गई। लेकिन जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, एक मंडल लिखा गया, दशम मंडल। क्या लिखा गया? दशम मंडल। इसमें एक सूक्त है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त। सूक्त का मतलब हाइम्स होता है। क्या होता है? हाइम्स। एक कविता होती है, सूक्त बोलते हैं। तो दशम मंडल में पुरुष सूक्त लिखा गया, और पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्ण का उल्लेख पहली बार, चतुर्थ वर्ण का उल्लेख पहली बार कब किया गया? पहली बार किया गया। और यह चतुर्थ वर्ण जो है वो कैसे कैसे है? पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्या है? क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और फिर क्या है? शूद्र। शूद्र। अब इन्होंने क्या कहा? दशम मंडल में जो ब्राह्मण है वो आदि पुरुष अर्थात ब्रह्मा के मुख से निकला है। जो क्षत्रिय है वो ब्रह्मा के अर्थात आदि पुरुष के, परम पुरुष के बाजू से निकला है। वैश्य जांग से निकला है, और शूद्र कहां से? पैरों से निकला है। इसलिए शूद्र में ये सब क्या मारते हैं? लात मारते हैं। अर्थात ये शूद्र में लात नहीं मार रहे, बल्कि ब्रह्मा जी के पैर में लात मार रहे हैं। और सोचो, ब्रह्मा जी जो भगवान है उसके पैर में कोई लात मार सकता है? चाहे ब्रह्मा से कहीं कोई निकला हो, लेकिन ब्रह्मा तो सबके लिए पूजनीय हुए नहीं हुए, तो शूद्र क्या हुए? पूजनीय हुए। इसलिए हरितो जान के तहत महात्मा गांधी ने शूद्रों की पूजा की थी, उन्हें हरिजन कहा। क्या कहा? भगवान के लोग कहा। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो यहां पर इनको बांटा गया, इनको कहा गया। अब ये समाज कैसा है? समतामूलक है। केवल क्या है? नाम के लिए जातियां थी, काम के लिए, कर्म के लिए जातियां थी, बल्कि जन्म के आधार पर कोई जाति नहीं थी। ये लोग दूध का सेवन करते थे, दही का सेवन करते थे, भोज्य पदार्थ में अनाज खाते थे, विशेषकर जौ का सेवन करते थे। इसके अलावा कहीं कहीं मांस का सेवन भी करते थे ये लोग। मांस में ये कहीं कहीं जो क्रय की गाय का भी इन्होंने मारा है, और कहीं कहीं वैसे। और जब अतिथि आता था तो ये जो वृषभ होता है उसको काट के या बकरी को काट कर उसका आदर सत्कार करते थे। इसलिए अतिथि को गोहंता क्या कहा गया है? गोहंता कहा गया है। अर्थात अतिथि को, अतिथि की, अतिथि देवो भव के लिए हम गाय की भी हत्या कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ये नमक और मछली से परिचित नहीं थे। नमक और मछली के बारे में ये नहीं जानते थे। अगर आप
कुछ शब्दों को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एक होता है दास। दास के दास हैं, अगर दास का मतलब ये नहीं है कि ऐसे कोई लोग थे, दास तो थे इनके समय में कि जिन पर बहुत अत्याचार होता था, जो घर में काम करने वाले होते थे उन्हें दास कहा जाता था। इसके अलावा जब युद्ध हुआ, युद्ध में जो बंदी बना लिए, उन युद्ध बंदियों को क्या कहता था, दास कहा जाता था। इनमें आर्य अनार्य दोनों होते थे, काले गोरे का कोई फर्क नहीं था, दोनों को बनाया जाता था। एक होते दस्यु। दस्यु कहते किलों को गिराने वाला, क्या कहते थे दस्यु को, किलों को गिराने वाला कहते थे। ये यहाँ के मूल निवासी थे और काले रंग के लोग थे। इनसे क्या होता था, आर्यों का लगातार युद्ध चलता रहता था। एक था पणी। पणी कौन था, पशु चुराने वाला। और क्या था, पणी पशु चुराने वाला था। इससे क्या थी, समाज की रक्षा करने का प्रयास किया जाता था। इस प्रकार आपने वैदिक सभ्यता का अध्ययन किया। वैदिक सभ्यता के तहत आपने बहुत सारी चीजें देखी, आर्यों के मूल निवास संबंधी देखे, भौगोलिक विस्तार देखा, जानकारी के स्रोत देखे, सामाजिक व्यवस्थाएं देखी। अब जो वैदिक सभ्यता का अगला पार्ट रह गया है उसको हम कल की क्लास में पुनः कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन चैनल। और जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।